डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। डिम्पी गुड मॉर्निंग। एफआईआईज मतलब परसों देखिए 480 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई, लगा कि शायद थोड़ी सी रिवर्सल हो रहा है। कल फिर से हालांकि क्वांटम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर से बिकवाली का ही आंकड़ा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए एफआईआईज की होल्डिंग एक दिन में नहीं बदलेगी और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और उसके लिए थोड़ा सा हमको और वेट और मेहनत दोनों करनी पड़ेंगी। एक्चुअली में क्या है कि यूएस मार्केट्स के अंदर जो हो रहा है अब वो नोटिस होगा। इससे पहले तक हमारी मार्केट्स में उन्होंने पैसा निकाला, अब यूएस मार्केट्स में पिछले, अब अगर आप अक्टूबर से समझें, जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने हो गए। इस 6 महीने के अंदर अब वहाँ से जो भी पैसा बना, 6 महीने में बाय द वे यूएस मार्केट्स गिरा नहीं था, बैक टू बैक चला था और इसी उम्मीद के साथ चला था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और रेगुलेशंस वगैरह में काफ़ी इजीनेस करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। कल अगर आप अरविंद सेंगर को गौर से सुन रहे होंगे तो अरविंद सेंगर कल यही बात बोल के गए थे, बोले हम उम्मीद ये कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ईजीनेस ऑफ अ बिजनेस हो जाएगी, व्यापार बढ़ेगा, चाइना के साथ जो तलखी है वो थोड़े अलग तरीके से सेटल आउट होगी और भी कई देशों के साथ। लेकिन उन्होंने आके जस्ट रिवर्स ऑफ द बिज़नेस किया कि बिज़नेस के अंदर कुछ टफ स्टांस लिए। अमेरिका फर्स्ट होने के नाते उन्होंने जो फैसले लिए उसमें से बिज़नेस की बहुत हद तक पहल नहीं दिखी है, वो रेगुलेशंस की पहल ज़्यादा दिखी बजाय बिज़नेस की पहल के। तो ये चीज़ यूएस मार्केट्स को भी डिस्टर्ब कर रही है। अब धीरे धीरे देखेंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। और एक और चीज़, यूएस मार्केट्स ज़्यादा फ्रजाइल, ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट्स, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में ना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा है। आपका देश क्या एफएमसीजी के लिए जाना जाता है, क्या आपका देश ऑटो के लिए जाना जाता है, आपका देश आईटी के लिए जाना जाता है, आपका देश फार्मास्यूटिकल्स के लिए जाना जाता है, ये सारे सेक्टर्स के नाम आप बता सकते हैं और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद है। जैसे आईटी में भी हम हैं, हम फार्मास्यूटिकल्स में भी हैं, हम एफएमसीजी में भी डोमेस्टिक होने के नाते सबसे बड़े हो गए और ऑटो में तो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक हैं। तो आपके पास कई सारे फिगर्स हैं, कई सारे सेगमेंट्स हैं। बट अगर आप दूसरे देशों की इकोनॉमी में चले जाएंगे ना, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता ये 10 सेक्टर के अंदर बड़े हैं, तो वहाँ पे सबका लिमिटेड स्टांस है। बट इंडिया डाइवर्सिफाइड है सेक्टर्स के हिसाब से, तो इंडिया के अंदर वापस आना उनकी शायद मजबूरी हो जाएगी। मैंने पिछली बार भी आपसे बात बोली थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूएस के अंदर जितनी भी गिरावट आएगी वो इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, बट डायरेक्टली आपको लॉस हो सकता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब बैलेंस शीट और एफआईज हैं। डायरेक्ट बैलेंस शीट है जिनका भी व्यापार यूएस के साथ कनेक्टेड है, अगर यूएस के अंदर स्लो डाउन, मंदी या कुछ भी XYZ होता है तो आपकी बैलेंस शीट्स पे असर आएगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे असर आएगा और वो आपकी बैलेंस शीट्स पे दिखेगा। लेकिन वैसे ही जैसे यूएस, जैसे इंडिया से लोग गए ज़्यादा वैल्यूशंस के नाते, हो सकता है वो वही पैसा यूएस से मूव करके वापस इंडिया, चाइना या किसी और बाज़ार में भी चला आए। तो एक तरफ आपके पास एफआईज का कॉलम है और दूसरी तरफ आपके पास बैलेंस शीट्स का कॉलम है, और यूएस मार्केट्स की जो भी तेज़ी मंदी होगी वो काफ़ी हद तक इन दोनों कॉलम्स को हिट करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि एफआईज को अब आना चाहिए, धीरे धीरे करके उनका क्वांटम बढ़ेगा। आज मैं आपके सामने मार्च 12 तारीख को ये बात बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि 12 अप्रैल, 12 जून, 12 मई तक आप देखेंगे कि बढ़िया एफआईज की होल्डिंग इंडिया में हो सकती है और बाज़ार एक ठीक मूड में आ सकता है। ये कंडीशन अप्लाइड के साथ है कि आपके पास एफआईज होल्डिंग बढ़ेगी तो बैलेंस शीट में बहुत नुकसान कम से कम यूएस बेस के नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी 18% की होल्डिंग्स पे एफआई टिके हुए हैं, रिटेल की होल्डिंग करीब 68% है और डीआईज की होल्डिंग करीब 70% है। इस समय पूरे ही मार्केट में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो डीआईज है, जो होल्डिंग्स यानी कि लॉन्ग होल्डिंग्स लेके बैठा है। आपको वेट करनी चाहिए थोड़े दिन और, थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे करके बाज़ार शायद सुधरेगा और इसमें एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार आपके सामने बोल चुका हूं कि एफआईज जब तक मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से नहीं आएंगे, कम से कम 49% तक लॉन्ग नहीं बनाएंगे, तब तक बाज़ार के अंदर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग और एक बड़ी रैली आप नहीं देखेंगे। कोई ना कोई कारण बनता रहेगा, चाहे कभी इंडसन आए या कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ आए, ये सब कारण आते रहेंगे। ठीक है, चलिए निफ्टी कल बहुत शानदार रिकवरी, लोअर लेवल से करीब करीब 200 अंकों की रिकवरी हमने निफ्टी में देखी और पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। आज डिम्पी महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं यहाँ पर और काफ़ी टाइम के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 4% के नीचे की रीडिंग आएगी। देखिए कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मतलब जीडीपी के अच्छे आंकड़े आए हैं, ये महंगाई थोड़ी नीचे आ जाए, शायद जो आप कह रहे हैं कि एफआईज की वापसी अब मतलब यहाँ से होने की पूरी उम्मीद दिख रही है। आज के सत्र में, कल तो थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब कर दिया था इंडसइंड बैंक ने, अदरवाइज क्लोजिंग और बेहतर होती। आज क्या सलाह देंगे आप?
देखिए कल और आज में अगर आप मार्केट के हिसाब से देखेंगे, उससे पहले के भी ट्रेड में, तो एक चीज़ अच्छी हो रही है कि बाजार फाइटिंग स्पिरिट्स में है। अगर वो फाइट नहीं करता तो कल सरेंडर करने का सबसे आसान दिन था उसके पास, कि ग्लोबल मार्केट्स वीक है, ऊपर से इंडसइंड बैंक जैसा वीक प्लेयर है, तो उसको तो बहुत आसानी से था सरेंडर कर सकता था वो। लेकिन कल मार्केट्स ने फाइट किया, इंडसइंड की कमज़ोरी को सिर्फ इंडसइंड तक रख दिया और उसके बाद वो पुल बैक करने के मूड में आया। निफ्टी का आप कल का इंट्राडे चार्ट देख पा रहे हैं, बताने के लिए सफिशिएंट है कि किसी भी मौके पर बाजार ने रिवर्सल नहीं दिखाया, यानी जो लेवल्स पाता गया वो धीरे धीरे खींच के ऊपर लेके आता गया और करीब करीब 22,500 के आसपास ही उसने क्लोजिंग की है, जिस लेवल को अपना वो बेस कैंप बनाना चाहता है। पिछले 3 दिन से आप 22,500 के आसपास ही हो, एक दिन को छोड़ दिया जाए जो परसों का सेशन था। तो मार्केट की ये चीज़ अच्छी है कि मार्केट के पास अब सपोर्ट के नाम पर 3 सपोर्ट हैं। पहला 22,500, दूसरा 22,300, तीसरा 22,000। तो सपोर्ट आपके टेस्ट नहीं हो रहे। कल भी आप देखोगे तो 22,200-300 के रेंज को क्या ब्यूटीफुल तरीके से निफ्टी ने बचाया। ठीक, तो ये पॉइंट तो बताता है फाइटिंग स्पिरिट्स। क्या बॉटम बन गया है सर? बॉटम नहीं बना है। ये क्यों इसलिए नहीं बना? क्योंकि आपने कुछ लेवल्स को भी अचीव नहीं किया। कौन से लेवल्स हैं जिसको अचीव करना बाकी है? वह 22,800। मैं आपको कई बार 22,800 की इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ। 22,800 पार होते ही बाजार एक नई ऊर्जा, नए प्ले के साथ काम करेगा। ट्रस्ट मी, आप मान लीजिएगा, आप देखिएगा अभी 22,800 पार होते ही आप एक नई ऊर्जा के दौर में घुस जाएंगे। लेकिन इससे पहले तक थोड़ा, क्योंकि टेरिटरी आपकी वीक टेरिटरी है, तो इसी में आप प्ले करेंगे। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? पहला सपोर्ट, क्योंकि 22,500 के आसपास खड़े हैं तो 22,300 और 22,000 आपका सपोर्ट हो गया। ऊपर आएंगे तो 22,700 से ही कॉल राइटिंग बहुत जोरदार है। आई रिपीट, 22,700 से ही कॉल राइटिंग बहुत जोरदार है। आज का सेशन एक बाकी है ट्रेड करने के लिए, है ना, और एक कल का सेशन बाकी है ट्रेड करने के लिए। तो इन 2 सेशंस के अंदर मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 22,700 तक आप पुल बैक दिखाएंगे। 22,700 और मोस्ट प्रॉब्ली 22,800 तक हिट कर जाएंगे। इससे ज़्यादा के चांसेस नहीं लगते इस हफ्ते में कि 22,800 हम ब्रेक कर देंगे। तो अपने माइंड को आप वैसे ट्यून करना चाहे तो ट्यून कर सकते हैं कि मैं 22,300 से 22,800 के बीच की रेंज में रहूँगा। डिप मिलेगा तो प्लस करूँगा, ऊपर जाएगा तो मेरे जो इंट्राडे स्विंग्स में ले रहा हूँ या मैं 4-5 दिन के स्विंग्स ले रहा हूँ, इसमें से मैं थोड़ा सा पैसा बना के बाहर भी निकलूँगा। एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा समय देना होगा। छोटा पैसा बनाना है यानी कि स्विंग ट्रेड करना है तो आपका बेस बन चुका है, आप धीरे धीरे करके तो स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। बट बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ी वेट करनी पड़ेगी और थोड़े और हिचकोले और टर्बुलेंस आएगी, उसको झेलना पड़ेगा। ऑप्शंस वाले थोड़ा कम ट्रेड करें आजकल मार्केट्स के अंदर, क्योंकि मार्केट्स में वो रिदम नहीं है जो ऑप्शंस वालों को पैसा दे पाएगी। तो इसलिए ऑप्शंस वालों को मना है, बट फ्यूचर्स वालों के लिए बिल्कुल हाँ है, और स्टॉक्स वालों के लिए तो डबल हाँ है। अगर वो करना चाहे तो चर्निंग का बेनिफिट ज़रूर उठाएं। कल इंडसइंड बैंक को छोड़ के आप देखोगे कई बैंक्स और कई शेयर ऐसे हैं जिनमें 8% तक की भी बढ़त आई है। टाटा कम्युनिकेशन उसमें से एक शेयर है। तो ऐसी चीज़ों का सिलेक्शन कीजिए, काम बनता जाएगा। तो ये नजरिया निफ्टी पर, जहां पर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक और इनफैक्ट ग्लोबल क्यूज कल सुबह काफी कमजोर थे, उसके बावजूद अच्छी खासी स्ट्रेंथ निफ्टी पर दिखी। लेकिन वही इंडसइंड बैंक में कमजोरी के चलते निफ्टी बैंक कल लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। कई सारे इंडिविजुअल बैंक्स जहां पर कमजोरी दिखी। निफ्टी बैंक 350 अंकों की गिरावट के साथ 47,850 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ। डिम्पी, निफ्टी बैंक पर क्या राय होगी? इंडसइंड बैंक में कमजोरी तो थी ही, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सभी कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी दिखी। बिल्कुल, जो आप 362 पॉइंट इस समय देख पा रहे हैं ना शीशा, इसके अंदर अगर मैं इंडसइंड के जोड़ दूं लेवल्स तो करीब 340 पॉइंट, इसमें से 362 में से 340 पॉइंट सिर्फ इंडसइंड के हैं, सिर्फ इंडसइंड बैंक के हैं। डेट मीन्स कल बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट हुई है वो हाइपोथेटिकल सिर्फ 100 पॉइंट की हुई है, सिर्फ 100, और वो भी कन्विक्शन से हुई है। अगर इंडसइंड भी ऊपर आ जाता है, इंडसइंड का लॉस नहीं होता, तो एथिकली कल आप बैंक निफ्टी में भी नहीं गिरे, बट वो दिख रहा है, सो वही मानना पड़ेगा कि इंडसइंड की बैंक की एडजस्टमेंट हुई है। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि बैंक निफ्टी इस समय कहाँ है, बैंक निफ्टी तो आ ही जाएगा ऊपर, क्योंकि इंडसइंड को भी एडजस्ट कर रहा है वो। लेकिन इंडसइंड बैंक और कितना टूटेगा? पिछली बार का जो फॉल था वो 77% तक चला गया था, इस बार का फॉल है वो 57% तक गया है। 52 वीक हाई का चार्ट दिखाओ, उसमें आपको देखोगे 57% इंडसइंड बैंक लिखा है। क्या इंडसइंड बैंक 20% और टूट सकता है? ये क्वेश्चन है मेरे लिए।
अगर ये 20% और टूटने जा रहा है तो फिर मेरे को थोड़ा भी बैंक निफ्टी के अंदर अभी उतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं आएगा। अगर ये 20% टूटने नहीं जा रहा है तो और किसी बैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके स्ट्रक्चरली मजबूत बैंक शेयर्स हैं। खासकर 4 बैंक चाहिए होते हैं, कोटक चाहिए आपको, HDFC चाहिए, ICICI बैंक चाहिए और एक इंडसइंड चाहिए था। तो इंडसइंड को मैं छोड़ देता हूँ, इंक्लूडिंग एक सरकारी बैंक SBI चाहिए होता है, ठीक है। तो इंडसइंड को हम छोड़ देते हैं। तो चारों बैंक जिसके मैंने अभी और नाम लिए, इनमें कोई भी स्ट्रक्चरली डैमेज वाला शेयर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई बनती है। एक और बात, जब भी FIs का पैसा आएगा तो पार्किंग कहाँ पे करेगा? पार्किंग करेगा IT में और बैंक्स में। सबसे पहले वहीं पार्क होगा, उसके बाद धीरे धीरे होगा। ट्रेडिशनली यही देखा गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर FIs नहीं भी आए, थोड़ा डिले से इम्पैक्ट से भी आए, 20 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, बट आज की डेट में बैंक अपने आप को बचाने के लिए सफिशिएंट है। तो इसलिए बैंक निफ्टी का साथ मत छोड़ना। ये इंडसइंड की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो कल बैंक निफ्टी भी आपको पैसे बना के देता, जैसे भी देता बना के देता। तो बैंक निफ्टी का साथ मत छोड़ो, थोड़े लेवल्स को बचा के देखो अपने आप में। 48,000 वापस रीगेन होते ही शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और बैंक निफ्टी अपने इंडसइंड बैंक वाले डैमेज को भूल भी जाएगा। ऑप्शंस ट्रेडर्स को अभी रिग्रेसली काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा मार्केट के अंदर देखो, कल ऑप्शंस वाले दिन भर वेट करते रहे कि बैंक निफ्टी ऊपर आ जाए और इंडसइंड का लास्ट मोमेंट तक टूटता रहा और बैंक निफ्टी ऊपर नहीं आ पाया, जबकि निफ्टी कितना बढ़िया बंद हुआ, डेज हाई पे बंद हुआ है और बैंक निफ्टी को बड़ी मुश्किल हुई है। तो ये डाइवर्जेंस है, ये आज तो फिर से कैरी हो सकता है अगर इंडसइंड और टूटा। मेरा अपना कैलकुलेशन ये कहता है कि इंडसइंड बैंक अभी और टूटेगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इंडसइंड बैंक के अंदर और ना ही अभी बैंक निफ्टी के अंदर। सिर्फ सौदों को संभालो। आई रिपीट माई सेल्फ, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन एंड बाय राइट एंड सिट टाइट एंड नो एक्यूमुलेशन राइट नाउ। अभी आपको कोई एक्यूमुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो ले रखा है अब बस उसको संभालो। अब बाजार के अंदर खरीदने का दौर खत्म हो चुका है, अब तो चलने का दौर आएगा। वो कब आएगा, किस रूप में आएगा, कितनी तेजी से आएगा, वो थोड़ा बहुत मेरे को और आपको, हम सिर्फ कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं, वो भविष्य के गर्भ में है।